गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक और वेलकम टू एस्पायर आईएएस चैनल। वेलकम टू दिस ईपीएफओ क्रैश कोर्स। जैसा कि सबको पता है, ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी आने वाला है, 2 महीने में, ये आई गेस मई फर्स्ट वीक में, 9th में। एंड उसमें उसके सिलेबस पैटर्न अगर आप देखेंगे तो जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, इन सब का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। अराउंड 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड इस बार जैसा क्वेश्चन का पैटर्न है तो आई थिंक कि इसका वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर तक 120 क्वेश्चंस थे और इस बार इट इज़ बीन एक्सपेक्टेड दैट 100 क्वेश्चंस आएंगे। So let us start. First, let me introduce about myself. I am Pratik, and I have cleared many banking exams. So that is why I am here to teach English, general English, as well as general mental ability and quantitative aptitude. Plus, I'll also teach you history. तो अब कोई भी एग्जाम हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले एग्जाम का नोटिफिकेशन देखते हैं। एग्जाम के नोटिफिकेशन में ये देखते हैं एग्जाम में सिलेबस क्या क्या है, और सिलेबस में हम लोग वेटेज देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। तो हम लोग इस जो लेक्चर है, डेमो लेक्चर, इसमें हम यही देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जनरल इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी एंड इन सब का क्या क्या वेटेज रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे एस्पायर आईएएस की वेबसाइट खुली हुई है, www.aspiraias.com आप जा सकते हैं एंड यहीं पे आपको मिलेगा ईपीएफओ क्रैश कोर्स। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे 2 इयर्स के, एंड साथ में आपको उसका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे हम लोग सीधा जंप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश, और हम लोग इंग्लिश का ये करेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड इन ऑर्डर टू लर्न दैट यू विल हैव टू फर्स्ट रीड मेनी बुक्स, बट नॉट नेसेसरीली फॉर दिस एग्जाम। अगर इस एग्जाम में हम लोग स्ट्रेटेजिकली भी पढ़े और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करें इंग्लिश के, सो वी कैन स्कोर अराउंड all the questions with 80% accuracy, 90% accuracy, which is fine for an exam, because English में 20 questions आते हैं। तो अगर 20 questions में हम लोग 18 questions, 16 questions भी अगर solve कर लेते हैं तो well and good। तो इसमें जैसे एक मिनट, ये हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये है 2012 का इंग्लिश का ईपीएफओ क्वेश्चन पेपर, लेकिन हम लोग सीधा जाएंगे 2017 पे, क्योंकि हम लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पता होना जरूरी है, इसलिए 2017 हम लोग सबसे पहले एनालाइज करेंगे एंड उसके बाद में हम लोग पीछे से जाएंगे, दैट इज 2015 एंड 2012। सो दिस इज इंग्लिश ईपीएफओ 2017। ये है 2017 का ईपीएफओ का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का, एंड एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन गोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस। द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज एंटायर लाइफ। तो हमें सिनोनिम फाइंड करना है फंडामेंटल का। तो ऑब्वियसली कि ये सब कुछ क्वेश्चंस जो है ईपीएफओ में हमारे बेसिक जो स्टैंडर्ड 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं, एंड स्टैंडर्ड 1st से लेकर 10th तक जो हमारी इनेट अंडरस्टैंडिंग है ऑफ इंग्लिश, विच इज फॉर एवरीवन अनलेस एंड अंटिल यू हैव नॉट स्टडीड इन द इंग्लिश मीडियम। अगर नहीं भी पढ़ा है, लेकिन इफ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इंग्लिश इज एंड द बेसिक क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर सकते हैं, जैसे कि दिस। फंडामेंटल मतलब ऑब्वियसली सक्सेसफुल तो नहीं होगा, इफेक्टिव भी नहीं होगा, प्रोडक्टिव भी नहीं होगा, तो ये तो मतलब बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चंस में आएगा ये। तो उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि which one of the following is the synonym similar of the word written in the capital letters in the sentence she has the habit of using hackneyed and redundant examples of her past even while dealing with the future generation। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि what this line is about। तो इसमें contextual information जरूरी होती है। So अब तक के 2 क्वेश्चन हुए, लेकिन हमें कोई भी इंग्लिश का ना ग्रामर पढ़ना पड़ा, ना हमें इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़े, हमें बस हमारी जो कॉमन सेंस है या फिर हमारा जो 10th स्टैंडर्ड तक के हमने पढ़ा हुआ है, या अभी तक हमने जो भी रिसेंटली हम लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, तो उसमें जितना भी हमारा नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसी के बेसिस पे हम लोग 20 में से अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन जो है वो आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन असली जो मजा आएगा वो आएगा बाकी का 8 क्वेश्चंस में, जिसमें हमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी। इतना ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी तो ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी। सो इसमें अगर हम लोग कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो शी हैज द हैबिट ऑफ यूजिंग हैकनीड एंड रिडंडेंट एग्जाम्पल्स। तो उन्होंने बोला है कि इसमें
सॉल्व करते टाइम हमें क्या करना है कि हमें इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है, कि उसे आदत है अपने लाइफ के रिडंडेंट, मतलब जो अभी यूज नहीं हो रहा है, रिडंडेंट एग्जांपल्स यूज करने के व्हाइल डीलिंग विद द फ्यूचर जनरेशन। तो ऐसे टाइम पे क्या है, हैकनीड एंड रिडंडेंट में इंडिफरेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि इंडिफरेंट मतलब होता है कि कोई मतलब फर्क ना पड़ना ऐसे। सेकेंड है इमेजिनेटिव, ये हो सकता है, चलो ठीक है हम कंसिडर करते हैं अगर हमको आंसर नहीं पता हो। इंप्रेसिव तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वही निगेटिव टोन में है, थोड़ा सा निगेटिव इंक्लिनेशन है इसका, तो इंप्रेसिव भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या बचा, दो ही, इमेजिनेटिव एंड क्लीशेड। इमेजिनेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग रिडंडेंट एग्जांपल्स फ्रॉम अवर पास्ट कह रहे हैं, तो पास्ट मतलब प्रेजेंट लाइफ, मतलब ऑब्वियसली पास्ट मतलब वो लोग कहेंगे कि भाई जो इमेजिनेटिव नहीं है, जो रियल है, तो ऑब्वियसली इमेजिनेटिव भी नहीं आएगा, तो आंसर आ गया क्लीशेड। इसमें हमें ना इंग्लिश पढ़ना पड़ा, ना हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इंग्लिश की, फिर भी हमने आंसर सही से मार्क कर दिया। तो इसी लॉजिक के साथ में हम लोग क्या करेंगे कि पूरा का पूरा इंग्लिश विथ रिस्पेक्ट टू ईपीएफओ बैच हम लोग कवर करेंगे। सो एक मिनट, अब बाकी का मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद में आता है ये, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग रखने की जरूरत होगी, क्योंकि इमैक्युलेट आई डोंट थिंक कि मेनी पीपल वुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इमैक्युलेट, बट यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि क्वेश्चंस कौन से आते हैं, या तो सिनोनिम आएंगे, या तो एंटोनिम आएंगे, या तो एक्सप्रेशन के मीनिंग्स पता होने चाहिए। तो ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द 20 क्वेश्चंस व्हिच वर इन द 2017 यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे जिसमें बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आए थे, जो स्कोर करना पॉसिबल है। तो सोचिए अगर आप इंग्लिश क्वांट में ही अगर आप ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, जो कि क्वांट में क्वेश्चंस आएंगे अराउंड 15 एंड इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे 20, तो अगर आप 35 क्वेश्चंस यही पे क्लिक कर लेते हैं आपके, और 35 में से 30 भी करेक्ट होते हैं, तो भी आप मतलब यू आर अहेड ऑफ द रेस। तो ये एक क्वेश्चन है सिनोनिम का। फिर उसके बाद में एंटोनिम वाला एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आता है सिमिलरली एंटोनिम, फिर उसके बाद में एंटोनिम, फिर सिमिलरली, यही चीज। अब यहां पे और एक चीज, ये तो हो गया सिनोनिम एंटोनिम का, तो अराउंड 6 क्वेश्चंस है जो सिनोनिम एंटोनिम पे वो लोग पूछेंगे। तो आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द सिनोनिम एंटोनिम्स एंड आई विल आल्सो यूज दैट टर्म विद यू इन रेगुलर टॉकिंग, सो दैट जो क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी होगी एंड इंग्लिश इज अ वेरी वास्ट लैंग्वेज एज यू ऑल नो, तो जो लोग आप यूज नहीं कर पा रहे, मुझसे आप इन क्लास भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, ताकि मैं क्लास में ही आपको बता दूं उसके मीनिंग्स जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, एंड यूल द क्लास वुड बी इंटरैक्टिव, क्योंकि आपको हो सकता है आपको वो नोट्स में ना याद आए, लेकिन क्लास में अंडरस्टैंडिंग में वो आपको याद आ सकते हैं ना। तो ये एक चीज अच्छी बात है इस क्लास की, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब चीजें हमारे भी लेक्चर्स, मैं जब स्कूल में था तो मैं भी ऐसे ही करता था, या मैं जब द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स। तो ऐसे ही हम लोग क्लास भी प्रोसीड करेंगे। सेकेंड जो पार्ट आता है जो क्वेश्चन का इंग्लिश में, वो आता है ये, दैट इज एरर फाइंडिंग का, कि ये एक लाइन दिया होगा और आपको बोलेंगे कि भाई इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वन सेकेंड। सो ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यूप्ड। अब इसमें हमें ग्रामेटिकल थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। वाई? बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि ये हम नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करते, या वी डोंट टॉक यूजुअली इन दिस लैंग्वेज, और वी डोंट टॉक यूजुअली ग्रामेटिकली करेक्ट। सो दैट इज वाई ऐसे जो क्वेश्चन है उसे हमें ग्रामेटिकल रूल से सॉल्व करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन जो है, इसमें एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यूप्ड, इसमें आंसर है ये दैट द इग्नोरेंट। व्हाई? बिकॉज ये जो है ना दैट, ये अगर हम लोग नहीं भी यूज करें तो भी चलेगा। सो दिस इज रिडंडेंट, ठीक है, या अननेसेसरी, या हम लोग यूज नहीं कर सकते इसे, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इस वजह से हम इसे, ये जो है ना सेकंड आंसर, ये इस वजह से आता है। तो ये चीज, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या इसमें कोई तुक्केबाजी नहीं लगेगी। ये अगर आपको ग्रामेटिकल पता है, या फिर आपको अगर आपने पढ़ा हुआ है कहीं से, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटेड गेस से, वरना इसमें ग्रामेटिकल रूल्स पता होना जरूरी है। सो ये तो हो गया 7th क्वेश्चन। फिर उसके बाद में हम लोग जाते हैं, वन सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे सिमिलरली एरर वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी एरर वाला क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद में अब सब्स्टिट्यूट। अब ये ऐसे जो क्वेश्चन है, इसमें हमें बाकी के, जैसे बाकी के भी जो
टीचर्स है, फैकल्टी मेंबर्स है हमारे, जैसे अंकित सर है, वैभव है, मोहित है, ये लोग भी कुछ टर्म्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम सोशल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, आप लोग जब सोशल सिक्योरिटी पढ़ोगे या तो वैभव से या वैभव सर से या तो अंकित सर से, तो आप पढ़ोगे ये चीज, दैट इज क्रेशे। तो जब आप सोशल सिक्योरिटी या एक्ट जब पढ़ोगे तो उन्हें भी ये क्वेश्चंस जो वर्ड है, वर्ड के मीनिंग आप बता सकते हो, या उनसे वहां पे अंडरलाइन करके मुझे मेरे क्लास में आप पूछ सकते हो कि व्हाट डज क्रेशे मीन। तो अगर क्रैश जो फैसिलिटी है, इसे क्रैशे भी कहते हैं, कोई लोग क्रैश भी कहते हैं, सो प्रोनाउंसिएशन है, इतना ग्रामर नाजी हम नहीं बनते, ठीक है। फिर उसके बाद में नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं जब बचपन में था तो मेरी मम्मी मुझे क्रैश फैसिलिटी में ही रखते थे, क्योंकि दोनों मदर फादर वर्किंग थे, तो इस वजह से मुझे ये पता है। लेकिन बहुत लोग हैं जिन्हें पता होगा थ्रू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, थ्रू अदर लैंग्वेजेस और थ्रू अदर रीडिंग्स जो वो लोग रेगुलरली करते होंगे द हिंदू में। तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी क्लासेस है वो सारी इंटरैक्टिव है और सारी इंटर रिलेटेड है। तो जो इंग्लिश आप पढ़ोगे सोशल सिक्योरिटी क्लास में 12 से 2 पे, उसमें से आप वर्ड्स ढूंढ के निकालेंगे और अलग से आप एक कॉपी में बना के लिख देंगे ताकि मैं उसका आंसर आपको बता सकूं, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है कि व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज दैट व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। इसका मतलब है इम्प्रेग्नेबल। अब इसका लिंकेजेस हमको हिस्ट्री में मिलेगा, क्योंकि इसका लिंकेजेस जो है आपको हिस्ट्री में मिलेगा। क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे फोर्ट्स ऐसे थे मिडिवल इंडिया में जो इम्प्रेग्नेबल थे, तो वो लैंग्वेज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो समझ रहे हो, मतलब इंग्लिश इज नॉट हैज नॉट टू बी स्टडीड इन एन आइसोलेशन, इंग्लिश हैज टू बी स्टडीड वाइल स्टडीइंग विद अदर लैंग्वेजेस लाइक सोशल सिक्योरिटी, जो भी इसका सिलेबस है इसीलिए। और इंग्लिश मतलब डेली लाइफ में भी आपको इंग्लिश यूज करना आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश तो पता होनी चाहिए कि आगे वाले को आप अपनी जो भाषा है वो कम्युनिकेट कर सको व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सो इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फिर 12 में आप ये 1 मिनट, ठीक है, अच्छा ये पीछे चले गया था। तो 12th में अगर आप देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस टेक अ सीट, इसका आंसर होगा वोंट यू। लेकिन ये सब सिमिलरली ग्रामेटिकल लॉज इसमें अप्लाई होंगे। फिर उसके बाद में ये तो इजी है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें क्वेश्चन टैग यूज करना होता है, उसमें मोस्टली या तो हम लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। तो इसी को क्या करना है, ट्रिक या ग्रामेटिकल यही बता दो आप, ट्रिक ही देख लो, कांट दे, ठीक है। एनीवन है तो इसका मतलब है मोर देन वन, मल्टीपल पीपल है, 10-15 जितने हो सकते हैं। एंड कांट दे मतलब क्वेश्चन जो यहाँ पे होगा कैन वाला, उसी का आपको अपोजिट वर्जन जो है वो लिख के मार्क करके आना है। सो ये आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया विदाउट इवन नोइंग द बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स। लेकिन मैं इसमें ग्रामेटिकल रूल्स आपको बताऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर सिमिलरली हम लोग अब फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, उसमें भी कटआउट मतलब वही एक्सप्रेशन का आंसर आपको पता चलेगा। तो एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एंड आई ऑल्सो यूज दोज थिंग्स इन माई रेगुलर टोन सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड आई बी एबल टू टीच यू इफेक्टिवली। फिर उसके बाद में सिमिलरली ये भी सब 3 सिमिलर पैटर्न में ही है। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, 16 क्वेश्चन हो गए फ्रेजल वर्ब्स। फिर उसके बाद में सिमिलरली ये सब्स्टिट्यूट, ये भी पहले जैसा। ये तो जैसा अगर आप देखोगे 2017 का पैटर्न, उसमें जो इंग्लिश आया उसमें सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। एक तो सिनोनिम एंटोनिम, दूसरा है एक्सप्रेशन या फ्रेजल वर्ब जिसे कहते हैं, एंड तीसरा है क्वेश्चन टैग। बस खत्म। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। 20 में से आपका 18 की एक्यूरेसी होनी चाहिए अराउंड, 2 का तो ऑब्वियसली हम लोग 10% मानते हैं मार्जिन। तो 2 भी अगर रॉन्ग हो गए तो 18 इज अ गुड स्कोर। फिर उसके बाद में ये तो हो गया इंग्लिश का जो मैं आपको बताऊंगा, और जहाँ पे आपको ग्रामर सिखाना है वहाँ पे मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगा। जहाँ पे आपको मुझे लगेगा कि नहीं प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि कहाँ का आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं मैथ्स। तो मैथ्स में भी हम लोग जाएंगे अपने पुराने ही वेबसाइट पे www.aspirers.com और उस पर EPFO क्रैश कोर्स पे क्लिक करेंगे आप, और उस पर आपको ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मिलेगा। वहाँ पे मिलने के बाद आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे चले जाएंगे। वो जाने के बाद हम लोग सीधा चलेंगे 2017 के क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि रिसेंट वाला ही हमें एनालिसिस करना चाहिए, वो बेस पकड़ना चाहिए। पहले के भी पढ़ेंगे लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है
लास्ट 2017 का, ठीक है। अब 2017 में फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको लगेगा कि भाई धुआंधार क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखें तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि यार मैथ्स है तो मैथ्स मुझे आता है नहीं, तो मैथ्स में कैसे पढ़ाऊँ, मैथ्स में फॉर्मूलेज की जरूरत होती है, मैथ्स में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। लेकिन बिल्कुल नहीं, मैंने लास्ट टाइम मैथ्स पढ़ा था 12th में या 10th में, उसके बाद में मैंने मैथ्स पढ़ा ही नहीं बिल्कुल। और फिर भी मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मैंने मैथ्स जब पढ़ा था तब बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ा। उसके बाद में फॉर्मूलेज की जरूरत आई डोंट थिंक होती है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है जो ईपीएफओ एग्जाम में आते हैं, most of the questions without formula, just on the basis of your understanding और common sense, और जिसे कहते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग का भी इसमें एप्लीकेशन है मैथ्स में। तो वैसे ही मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो जैसे कि फर्स्ट सेकंड तो हम लोग देखते नहीं फिलहाल, क्योंकि फर्स्ट सेकंड पढ़ाने जाओ तो और 15-20 मिनट वो पूरा फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह सब बताना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट नहीं, हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि टू व्हीकल्स which are 100 kilometer apart are running towards each other in a straight line, ठीक है। In how much time will they meet each other provided they follow a uniform speed of 45 kilometer per hour and 80 kilometer per hour respectively। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि इसमें देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर फर्स्ट टाइम भी ये लेक्चर देख रहे होंगे, अगर आपने ये जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस अगर आपने लाइफ में कभी पढ़ा भी नहीं है, आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है, तो भी आप ये जो सम है वो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ये है 100 मीटर के दूरी पे, 100 किलोमीटर के, ठीक है। तो 100 किलोमीटर यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने बोला है कि ये जो है ए 45 kmph से आता है, 45 किलोमीटर पर आवर, एंड बी जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, एंड बी जो है वो है 80 किलोमीटर पर आवर पे जाता है, ठीक है। kmph है ये, ph मतलब पर आवर। तो सबसे पहले तो हमें जो गेम खेलना है वो खेलना है यूनिट्स पे। यूनिट्स मतलब कैसे है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है kmph मतलब किलोमीटर पर आवर, पर आवर मतलब होता है 60 मिनट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 को डिवाइड कर देंगे 60 मिनट से। ये तो बेसिक, मतलब ये तो हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि एक आवर मतलब 60 मिनट्स होता है, तो ये तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना ऑब्वियसली। तो 45 आउट ऑफ 60 कितना होता है, और 80 आउट ऑफ 60, ठीक है। 45 आउट ऑफ 60 कितना होता है, 3/4, क्योंकि 15 से डिवाइड हो जाता है, तो 3/4 आ गया। और उसके बाद में ये है 4/3, ठीक है। और ये जो है किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है कौन सा 3 किलोमीटर जाता है 4 मिनट्स में, कौन, ए, एंड बी जो है वो जाता है 4 किलोमीटर 3 मिनट्स में। अब ये सारी चीजें आप छोड़ दो, इतना आपको ध्यान समझ गया कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में, ये जाता है 3/4 किलोमीटर पर मिनट में, एंड ये जाता है 4/3 किलोमीटर पर मिनट पे। अब हमें क्या करना है कि उसका ऑप्शन ढूंढना है कि कहाँ पे ये लोग दोनों मीट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर 4 ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे तो आंसर मार्क किया हुआ है, लेकिन अगर नहीं भी मार्क किया हो, ठीक है, तो भी सिंपल हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है ये ऑप्शंस के साथ में। अगर हम 3/4 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ में तो कितना आएगा, 3/4 यहाँ पे कर दूं मैं, 3/4 इंटू 60, ठीक है। तो 4 1 जा 5 जा, खत्म, 15 3 जा 45 किलोमीटर। तो अगर ये 45 किलोमीटर आ गया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो उसके बहुत आगे चले जाएगा, तो ये ऑप्शन गया। फिर उसके बाद में 45 मिनट्स हम लोग करते हैं, तो 45 मिनट्स यहाँ पे कर ले, अगर ये यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 3/4 इंटू 45, अगर हम लोग 45 मिनट्स करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 4 से तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉइंट में इंटीजर है ही नहीं, तो खत्म। फिर उसके बाद में हम लोग जब 48 करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 48, 48 4 12 जा 12 3 जा 36, तो ये 36 किलोमीटर जाएगा, और 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 48, तो 3 16 जा 16 4 जा 64। इसका मतलब क्या है, ये 36 किलोमीटर जाएगा, ये 64 किलोमीटर आएगा, ऑब्वियसली 36 + 64 = 100 एंड 48 मिनट्स इज द आंसर। बस खत्म। इसमें ना हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ा, ना हमको किसी चीज की जरूरत पड़ी, बस कंसेप्ट से हमें ये जो क्वेश्चन है वो समझ गया। लेकिन इसमें करने के लिए अभी आपको लग रहा है ऐसे कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन बाद में नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जो है मैं इसमें ये क्लास के ड्यूरेशन में आपको बता दूंगा कि कैसे राइट आंसर हम लोग सर्च कर सकते हैं, कि धीरे धीरे हम लोग बता देंगे कि 60 से डायरेक्ट हम लोग 48 पे कैसे आएंगे। तो आपको मात्र 10
टू 20 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, जबकि एग्जाम में 100 मिनट्स मिलेंगे, 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चंस। लेकिन उसमें भी आप टाइम सेव कर सकते हैं, तो बाकी का जो टाइम है वो थोड़े डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो कि मैं फॉर्मूला बेस्ड नहीं समझाऊंगा, मैं सिंपल कंसेप्ट समझाऊंगा कि ये कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगा और वही कंसेप्ट आपका यूज होगा नंबर सिस्टम में, वही कंसेप्ट आपका यूज होगा टाइम एंड डिस्टेंस में, वही कंसेप्ट आपका यूज होगा इंटरेस्ट में, वही कंसेप्ट रेशो प्रोपोर्शन में, मिक्सचर में, सारी चीजों में एक ही कंसेप्ट आएगा। तो हमें 100 फॉर्मूलेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक सिंपल कंसेप्ट पता होना चाहिए जिससे हम मल्टीपल क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा जो सिलेबस का सेग्रीगेशन है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हम लोग सिर्फ वो कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व कर ले। तो अब हम लोग अपने एनालिसिस के साथ में बढ़ते हैं आगे। ये जो है ये परसेंटेज वाला ऑप्शन है। अब परसेंटेज में भी सिंपल, ये तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगा तो, लेकिन ये भी परसेंटेज वाला है, ठीक है, डिस्काउंट वाला है। तो द क्रेडिट बैट इज परचेस्ड, 1 सेकेंड ये मैं रिमूव कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द क्रेडिट बैट इज परचेस्ड एट 20% डिस्काउंट। तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने 100 रुपए में बैट, 100 उसका सेलिंग प्राइस था, ठीक है, जो वहां पे सेलिंग प्राइस मतलब ये होता है कि जो प्राइस लगी हुई हो और उसके बाद में हम लोग उस पर डिस्काउंट देते हैं और फिर बाद में आता है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के बाद में ये होता है 20% डिस्काउंट पे। तो ये आ गया जो जिस प्राइस पे कस्टमर बाय कर रहा है। उसके बाद में इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बैट इज ₹1000, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दैट बैट। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि ये जो है बैट वो मिला है हमें 20% डिस्काउंट पे। अब हम लोग ऑप्शंस पे सीधा देखते हैं, कौन से ऑप्शन को में 20% माइनस करने के बाद में हमें मिलेगा 1000 रुपीज। कौन से ऑप्शन में, अगर हम सीधा इस पे जाते हैं, ठीक है, 1250, अगर हम 1250 को देखते हैं, इसका 20% कितना होता है 250, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि 125 इसका 10% मल्टीप्लाइड बाय 250, तो 250 इसका है 25% और 1000 1250 में से माइनस कर दिया, ये आ गया आंसर, खत्म। इसमें मेरे को 4 सेकंड भी नहीं लगे आंसर फाइंड करने में। तो समझ रहे हो, मतलब ना मैंने इंटरेस्ट पढ़ा है, ना मैंने मुझे फॉर्मूला पता है। बाकी लोग हैं जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस, डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला है। अब ये सब फॉर्मूलेज बताने के लिए मैं बता दूंगा जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन वो फॉर्मूले का यूज तो एग्जाम में होना चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में यार हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, हमारे पास होते हैं बस कुछ सेकेंड्स, ठीक है, 60 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, और वो 40 क्वेश्चंस में हमें एक्यूरेसी से हमें आंसर सॉल्व करना होता है। और उसमें हमें, अगर हम 100 फॉर्मूलेज 100 टॉपिक्स हो, 100 फॉर्मूलेज हम लोग याद नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कंसेप्ट वाइज जाए। तो हम लोग जब कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो हमारा जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग इसे कहते हैं, वो भी हमारा उतना ही सॉल्व होता है। तो हम जब पढ़ेंगे हमें नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम इज द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आप कह सकते हो। तो फर्स्ट जो 1-2 क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको नंबर सिस्टम में ही स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, क्योंकि जैसे कोई मल्टीप्लीकेशन है वो हम अगर सॉल्व करें, अब मुझे ये क्यों पता था कि डायरेक्टली मुझे ये 1250 से 20% माइनस कर दूंगा तो 1000 आ जाएगा, क्योंकि मुझे मेरा नंबर सिस्टम स्ट्रांग है। मेरे दिमाग में 1250 आते से इसका 10, 20, 30, 40 सब निकल जाता है दिमाग में, और जैसे क्वेश्चन आएगा फिर उस हिसाब से मैं उसका आंसर भी लिख दूंगा। तो वैसे ही आपके जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स है उसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपका नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रांग कर देंगे, और उस बेसिस पे आपको बाकी ये सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका जो है क्वांट में भी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आएगी और टाइम भी कम लगेगा, और जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब इसमें तो 4-5 सेकंड लग गए सॉल्व करने में, लेकिन इसमें क्या पता 30 सेकंड्स लगे, किसी को 40, किसी को 50। तो यहाँ पे आप टाइम सेव करके यहाँ पे इन्वेस्ट करो ना, ठीक है, आपको टाइम तो उतना ही मिलने वाला है, 2 घंटे ही मिलने वाले हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस देखो जिसमें आप टाइम सेव करो, जिसमें 4-5 सेकंड्स में ही आप आंसर निकाल लो, और बाकी जो टाइम है वो आप किसी और क्वेश्चन में जाओ। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब देख ही रहे तो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, उसके बाद में ये सेट्स वाला क्वेश्चन है, फिर रिमाइंडर। अब इसमें तो सबसे सिंपल है, ये देख के ही मैं आंसर सॉल्व कर लूंगा। कैसे? इसमें बोला हुआ है कि सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x by 61 is 2, ठीक है। दूसरा इसने क्या बोला है कि व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x to the power 7 by 31। अब इसके
मतलब कोई जो जिसको मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, जो डरता है, वो सोचेगा कि यार बाप रे x⁻7 आ गया, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 61 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। पर बिल्कुल नहीं। अब आप अगर 2 को भी 61 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 2 ही आएगा। तो हम लोग 2 ही कंसीडर करते हैं, सबसे मिनिमम हम लोग नंबर लेंगे। 2 को डिवाइड करेंगे 61 से, आ गया क्या रिमाइंडर 61। उसने क्या बोला 2⁻7। अब 2⁻7 नहीं भी आता हो किसी को, ठीक है, तो भी आप आराम से कर सकते हो। 2⁴ ये तो सेकेंड्स वाला है ना, ये इसलिए ये उनको बता रहा हूं मैं जिनका मैथ्स बहुत ही कमजोर है, वो भी ये आंसर सॉल्व कर सकते हैं। वो बिल्कुल मतलब डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 2 2 4 4 2 8 16 32 64 128 आ गया। तो 128 इज द आंसर। 128 को 61 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 61 2 124, सॉरी 122, एंड आंसर आ गया 6। खत्म। तो समझ रहे हो, मतलब मैथ्स इज वेरी इजी, लेकिन वैसे कोई बताएगा अगर तो ही आपको पता चलेगा ना, वरना आपको कैसे पता चलेगा। तो यही सब चीजें हैं इंग्लिश एंड मैथ्स में। बाकी भी है लॉजिकल रीजनिंग एंड हिस्ट्री, वो मैं आपको सब्सिक्वेंट क्लासेस में बताऊंगा। पहले तो हम लोग सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ेंगे साथ साथ में, एंड मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपका ये जो 40 क्वेश्चन है वो आपका बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करे, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन हो। सो थैंक यू। जो एग्जाम क्लासेस है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं 1 मार्च से, और रोज़ मेरा जो है क्लासेस शुरू रहेगी। 3 से 5 मेरा बैच है, एंड 3 से 5 में मैं यही सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं क्वांट के साथ में थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स भी बता दूंगा, क्योंकि 1.5 मंथ्स ही है, एंड थोड़े वर्ड्स याद करने में, उसे जनरल लैंग्वेज में यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। अगर आपको पसंद आता है ये चैनल तो प्लीज़ लाइक कीजिए एस्पायर आईएएस को, और शेयर करें ये वीडियोस सारी जगह, एंड सब्सक्राइब करें टू एस्पायर आईएएस, एंड क्लास ज्वाइन करें अगर जिसको भी इशू होता हो, क्योंकि यही सारी जो कंसेप्ट है वो आपका सीसेट में भी यूज हो जाएगा। जिसका सीसेट कमजोर है, या जिसका बैंकिंग एग्जाम्स कमजोर है, या जिनको बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, वो सब भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। एस्पायर आईएएस का जो नंबर है मेरा वो है 8010069889। इस पे आप कर सकते हैं, या फिर 24/7 इसका नंबर है 8277144422। सो थैंक यू गाइज, एंड जय हिंद।